मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। शास्त्री द्वितीय खंड साहित्य प्रतिष्ठा के तृतीय पत्र में साहित्य दर्पण निर्धारित है। आज इसी साहित्य दर्पण से साहित्य के छात्रों के लिए साहित्यिक पंचसंधि का विवेचन किया जा रहा है। साहित्यिक पंचसंधि साहित्य शास्त्र में पंचसंधि का महत्व सर्वाधिक है। काव्य हो या रूपक, दोनों में पंचसंधि का होना नितांत आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप रूपक के अंतर्गत नाटक का जो लक्षण किया गया है, उसमें पंचसंधि का होना आवश्यक माना गया है। यथा नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासार्ध्यादि गुणवत् युक्तम नाना विभूतिभिः आदि। इसी प्रकार काव्य के अंतर्गत जो महाकाव्य का लक्षण किया गया है, उसमें भी पंचसंधि को आवश्यक तत्व माना गया है। जैसे सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा सिंगारवीर शान्तानां मेकोंगी रस इष्यते अंगानि सर्वेपि रसा सर्वे नाटक संधयः आदि। अर्थात नाटकगत जो संधियां हैं, वे सभी संधियां महाकाव्य में भी होनी चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काव्य के जो दो भेद हैं, दृश्य और श्रव्य, इन दोनों में संधियों का होना आवश्यक है। इसलिए साहित्य के छात्रों के लिए संधि ज्ञान परमावश्यक है। इसी उद्देश्य से आज साहित्यिक पंचसंधि का विवेचन किया जा रहा है। सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि संधि क्या है। तो संधि के संबंध में कहा गया है कि अंतरैकार्थ संबंध संधि रेखान्वये सति। साहित्य दर्पण षष्ठ परिच्छेद कारिका संख्या 75। अर्थात किसी भी एक रूपक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई एक प्रासंगिक कथाएं होती हैं या गौण कथाएं होती हैं। इन प्रासंगिक कथाओं के भी अपने अपने प्रयोजन होते हैं, किंतु ये प्रयोजन मुख्य कथा के प्रयोजन के पूरक होते हैं तथा इनका किसी अवान्तर प्रयोजन के साथ भी संबंध हो सकता है। यही संबंध संधि कहा जाता है। फलितार्थ में मुख्य प्रयोजन से अन्वित कथांशों का किसी एक अवान्तर प्रयोजन से अन्वित होना ही संधि है। संधि के भेद के संबंध में कहा गया है कि मुखम प्रतिमुखम गर्भो विमर्श उपसंहृति इति पंचास्य भेदास्यु क्रमार लक्षण मुच्यते। साहित्य दर्पण षष्ठ परिच्छेद कारिका संख्या 75-76। अर्थात मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि तथा उपसंहृति या निर्वहन संधि, यही 5 संधियां हैं। ये संधियां अर्थ प्रकृति तथा अवस्था के सम्मिश्रण से हुआ करती हैं। जैसा कि
10 रूपककार भी कहते हैं, अर्थ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंचसंधयः। 10 रूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका संख्या 22-23। इसलिए अर्थ प्रकृतियां 5 तथा अवस्थाएं भी 5 हुआ करती हैं। अर्थ प्रकृति के संबंध में कहा गया है कि बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च अर्थ प्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधि। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद, कारिका संख्या 64-65। अर्थात बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। रूपक में इन अर्थ प्रकृतियों का यथास्थान नियमानुसार योजना की जाती है। अब संधि समझने के लिए इन अर्थ प्रकृतियों को समझना आवश्यक हो गया। इन अर्थ प्रकृतियों में पहला बीज है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर बीजम तदभिधीयते। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद, कारिका संख्या 65-66। अल्पमात्रम अर्थात सूक्ष्म रूप में, जहां पहले प्रदर्शित हो, पश्चात अनेक रूपों में फैल जाए। वह फल का पहला हेतु जो सूक्ष्म रूप में है, वही बीज शब्द से कहा जाता है। जैसे बीज से वृक्ष, यहां वृक्ष रूप जो फल है उसका पहला हेतु बीज है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बीज वह अर्थ प्रकृति है जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु कहा गया है। रूपक प्रबंध का यह बीज आरंभ में अत्यंत सूक्ष्म रूप में रखा जाता है, उत्तरोत्तर विकसित और वृद्धिशील होता जाता है। उदाहरण स्वरूप रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन को रत्नावली की प्राप्ति, जो इतिवृत्त का फल है, उसका कारण अनुकूल भाग्य से मंत्री योगंधरायण का उद्योग विस्कंभक में उपस्थापित किया गया है। योगंधरायण कहता है, कः संदेहः इत्यारभ्य प्रारंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतौ इत्यंतम यावत्। अर्थात इसमें क्या संदेह, स्वामी के अभ्युदय के हेतु इस कार्य के आरंभ कर देने पर। इस कथन तक बीज का निर्देश किया गया है। यहां रत्नावली प्राप्ति रूप फल का अभ्युदय हेतु कार्य का प्रारंभ बीज है। द्वितीय अर्थ प्रकृति बिंदु है। इसके संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद, कारिका संख्या 66। बिंदु वह अर्थ प्रकृति है जिसे रूपक प्रबंधों के अवांतर वृत्त विच्छेद की संभावना में अविच्छेद का कारण कहा गया है। अर्थात अवांतर अर्थ से या अवांतर कथा के कारण मुख्य कथा वस्तु के विच्छिन्न हो जाने पर जो उसे जोड़ने तथा आगे बढ़ाने का कारण होता है, वह बिंदु कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप रत्नावली नाटिका में कामदेव की पूजा
एक अवान्तर कार्य है। उसकी समाप्ति पर मुख्य कथा के अर्थ के विशृंखलित हो जाने पर मुख्य कथा को जोड़ने तथा उसके आगे के कार्य को बढ़ाने का हेतु बिंदु है। जैसे वैतालिक का कथन है, उदयनस्येन्दोरिवोदीक्षते, अर्थात राज समूह चंद्रमा के समान नेत्रों की प्रीति को बढ़ाने वाले आप महाराज उदयन के चरणों की सेवा करने के लिए ऊपर की ओर निगाह उठाए हुए देख रहे हैं। यह सुनकर सागरिका कहती है, कथमेश स उदयन नरेंद्रो यस्याहम तातेन दत्ता, अर्थात क्या यह वही राजा उदयन हैं जिनके लिए अर्थात जिनसे विवाह करने के लिए मैं पिताजी के द्वारा समर्पित की गई थी, इत्यादि कथन बिंदु है। तीसरी अर्थ प्रकृति पताका है। इसके संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, व्यापि प्रासंगिकम वृत्तम पताकेत्यभिधीयते, पताका नायकस्य स्यात् न स्वकीयं फलांतरम, गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते। साहित्य दर्पण 6th परिच्छेद कारिका संख्या 67-68। अर्थात पताका वह प्रासंगिक इतिवृत्त है जो व्यापक हुआ करता है और प्रधान फल का सहायक बना करता है। पताका रूप प्रासंगिक इतिवृत्त का भी एक नायक हुआ करता है, किंतु आधिकारिक नायक विषयक फल के अतिरिक्त उसका अन्य कोई फल उपनिबद्ध नहीं किया जाता। पताका नायक का अपना जो फल है उसका उपनिबंध गर्भ संधि अथवा निर्वहन संधि में ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए रामचरित संबंधी रूपक प्रबंधों में सुग्रीवादि वृत्तांत रूप जो पताका है उसमें सुग्रीवादि का राज्य लाभादि रूप फल गर्भ अथवा विमर्श संधि में ही उपनिबद्ध है, न कि निर्वहन संधि में, क्योंकि वहां तो मुख्य नायक के ही फल का उपनिबंध अपेक्षित है। चौथी अर्थ प्रकृति प्रकृति है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकृति मता, प्रकृति नायकस्य स्यान् न स्वकीयं फलांतरम। साहित्य दर्पण 6th परिच्छेद कारिका संख्या 68-69। अर्थात प्रकृति वह अर्थ प्रकृति है जिसे रूपक प्रबंधों के अल्पदेश व्यापक प्रासंगिक वृत्त के रूप में देखा जाता है। इसके उदाहरण के लिए कुलपत्यंक के रावण जटायु संवाद संबंधी वृत्तांत को लिया जा सकता है। प्रकृति रूप प्रासंगिक किंबा अल्पदेश व्यापक वृत्त का भी नायक अवश्य हुआ करता है, किंतु मुख्य नायक के फल के अतिरिक्त प्रकृति नायक का और कोई फल नहीं हुआ करता। अर्थात प्रकृति नायक का कार्यकलाप उसके अपने प्रयोजन विशेष के लिए नहीं, अपितु आधिकारिक नायक के ही उद्देश्य विशेष के लिए हुआ करता है। जैसे कि जटाई की जो मोक्ष प्राप्ति है वह उसके प्रयत्नों का फल नहीं, अपितु राम के सीता लाभ रूप फल का ही साधन है। पांचवी अर्थ प्रकृति कार्य है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं,
अपेक्षितम तु यत् साध्य मारंभो यन्निबंधन समापनम तु यत् सिद्ध्यै तत्कार्यमिति सम्मतम। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद कारिका संख्या 69-70। अर्थात कार्य रूप अर्थ प्रकृति का अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्य का है जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरंभ हुआ करता है और जिसकी सिद्धि में नायक का कृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाता है, वही कार्य रूप अर्थ प्रकृति है। उदाहरण के लिए रामचरित संबंधी रूपक प्रबंधों में रावण वध का जो निरूपण है वह कार्य रूप अर्थ प्रकृति का ही निदर्शन है। इस प्रकार से ये 5 अर्थ प्रकृतियां समझी जाती है। इससे आगे 5 अवस्था का विवेचन किया जाए।